लाडली लक्ष्मी योजना में पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कमलनाथ ने रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? रोक दी थी कि नहीं रोक दी थी? नवंबर में तुम उनको रोकोगे कि नहीं? तुम रोकोगे कि नहीं? ऐसे लोगों को घर पे बैठाओ और भाजपा को काम पे लगाओ और सेवा पर लगाओ। इस बात को हमको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी किस लेवल की तैयारी कर रही है, इसका अंदाजा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस भाषण से समझा जा सकता है। खरगोन में जेपी नड्डा ने रोड शो के बाद जनसभा में जिस तरह हुंकार भरी, उससे साफ है कि अब बीजेपी दिग्गजों ने विधानसभा चुनाव का मैदान तैयार कर दिया है। नड्डा ने पीएम मोदी की तरह भ्रष्टाचार, परिवारवाद के मुद्दों पर विपक्ष पर हमला किया, पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा और सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की। ये लाडली बहना योजना में हमको देखने को मिला कि परिवार को मुख्य धारा में लाने में और परिवार के बच्चों की परवरिश में लाडली बहना योजना ने बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके शिवराज जी को बधाई देना चाहता हूं। कारगिल युद्ध हो, हमारे नौजवान प्रहरी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दें और कमलनाथ कारगिल का चैप्टर ही गायब कर दे। आपने नवंबर महीने में इनका चैप्टर गायब कर देना, ये आप ध्यान रखना। दरअसल हितग्राही के रूप में बीजेपी को बड़ा वोट बैंक नजर आ रहा है, जिसका जाति और वर्ग किसी से लेना देना नहीं है। बीजेपी का पूरा फोकस शिवराज सरकार की योजनाओं को हर घर तक पहुंचाना है, जिसका जिक्र जेपी नड्डा भी करते नजर आए। तो वहीं बीजेपी अपने कोर इशू यानी हिंदुत्व को लेकर भी उतनी ही एक्टिव है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी कुछ जगहों पर हिंदुत्ववादी चेहरों को उतार सकती है, तो उन्हें कठिन जगहों पर लीड दे सकती है। इधर नड्डा के नाथ पर किए हमले पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में नया चैप्टर लिखने की बात कह रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मतदाता और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटना है और कांग्रेस की सरकार को लाना है। तो शायद वो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए बात कर रहे हों, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते हैं। इसीलिए उनके और प्रधानमंत्री जी के दौरे जो बार बार मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, ये उनके अंदर का जो भय है, उनकी जो सर्वे रिपोर्ट है, उस आधार पे वो लोग इतने चक्कर लगा रहे हैं। वायदों और सौगातों का असर हिमाचल, कर्नाटक जैसे राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिला। इसी से उत्साहित कांग्रेस एमपी में भी गारंटियां दे रही है। तो बीजेपी अपनी योजनाओं को घर घर संपर्क करके अपनी पैठ मजबूत कर रही है, जो उसे 23 के चुनाव में एज जरूर देगा। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या फ्री स्कीम अब पार्टियों का वोट प्लान बन चुका है? सवाल नंबर 2, लाडली बहना जैसी स्कीम बीजेपी को बढ़त देगी? सवाल नंबर 3, क्या फ्री कल्चर जनता को ज्यादा लुभाता है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का वोट प्लान। बीजेपी की जो मैराथन बैठक बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में हुई है और उसके बाद भी लगातार आगे बढ़ने की बात है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये है कि उत्तर भारत में ख़ासतौर से हिंदी भाषी पट्टी में, जहां बीजेपी के पास करीब 180 प्लस सीट्स हैं लोकसभा की, उन राज्यों में बीजेपी की रणनीति ये रहेगी। देश के 3 हिस्सों के लिए 3 रणनीति की बात मानी जा रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं। उनमें मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी भाषी राज्य, जिसमें बेशक आप जिन 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ जो स्ट्रैटेजी होगी वो बेनिफिशरी बेस्ड होगी। एक तो कि हमने आपके लिए क्या किया, लाडली बहना योजना की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात होगी, और भी जो चीज़ें जो लगातार अभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अभी तो बातें शुरू हुई हैं और अभी तो ये बहुत आगे तक जाएंगी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि वो बेनिफिशरी यानी जो हितग्राही हैं उन पर केंद्रित रह के अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़े। हिंदुत्व को लेकर वो एक अलग दृष्टि से आगे बढ़े। अलग दृष्टि मतलब जिसको लेकर वो राम मंदिर से पहुंचकर शीर्ष तक पहुंची है, वो इशू बहुत प्रोमिनेंटली उठे, क्योंकि इस रीजन में उसका प्रभाव है। और यही वजह है कि आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से अगर कुछ बहुत लोकप्रिय धर्माचार्य भी आपको चुनाव मैदान में 1-2 या इससे अधिक सीटों पर दिख जाएं, तो आप आश्चर्य मत कीजिएगा।
और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुछ इसी अंदाज में आगे बढ़ रही है, वो भी बराबर बीजेपी पे निगाह रखे हुए है, और वो भी क्योंकि उसका हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का मॉडल बेनिफिशियरी बेस्ड ही रहा है, तो वो भी कहीं पीछे नहीं है। तो लड़ाई बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी दिलचस्प है, और तूफ़ानी दौरे नेताओं के शुरू हो गए हैं, और जेपी नड्डा जी पूरी तरह से चुनाव मोड पर हमें नज़र आए हैं। जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक इलेक्शन कैंपेन को लॉन्च करने वाली रैली खरगोन में संबोधित की है कि किसको नवंबर में क्या करोगे, किसको बिठाओगे, किसको उठाओगे, ये बताता है कि मध्य प्रदेश सर मानसून की रिमझिम के बीच में इलेक्शन मोड में पहुंच चुका है। इसी पर बात करेंगे, जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं हमारे साथ पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूं प्रताप भानु जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम, और जय नागड़ा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, पहले आपसे ही एक छोटी टिप्पणी से समझ लेता हूं। बेनिफिशियरी बेस्ड एक आधार अब ये राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी ताकत है निश्चित तौर पर, और बीजेपी ने भी ये मान लिया है कि ये एक बड़ी स्ट्रेंथ है, और अब ये उनकी नेशनल एक पॉलिटिकल पॉलिसी का हिस्सा भी प्रतीत होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुत्व का साथ तो बीजेपी को हमेशा रहा ही है, इसके साथ वो आगे बढ़ रही है, और इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कॉमन सिविल कोड पर भी बात शुरू हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश पर फोकस है बेनिफिशियरी बेस्ड स्कीम्स और हिंदुत्व। कैसे देखते हैं आप? शरद जी, लगभग सभी दलों की ये अनिवार्यता हो गई है। यदि आम आदमी पार्टी की बात करें जो बिजली में उसकी बात करती है, या पंजाब में यदि बात करती है, तो मुझे लगता है ये तो पूरे देश भर में पहली एक जरूरत सभी पार्टियों की हो गई है कि हम मतदाताओं को किस तरह से रिझाते हैं। अब इसके बाद विचारधारा की बात आती है, और फिर दूसरे इश्यूज की बात आती है। तो बीजेपी निश्चित रूप से उसको जो हिंदुत्व के नाम पर बात कर रही है, और कहीं ना कहीं उसके इस एजेंडे ने कांग्रेस को भी प्रभावित किया है। कांग्रेस को अभी तक जो लगता था कि वो अल्पसंख्यक के नाम पर वो सिमट जाती थी, उसने भी बहुसंख्यक को रिझाने के लिए अब हनुमान जी की शरण में आई है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में भी अब कहीं ना कहीं बहुसंख्यक के लिए वो राजनीति कर रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की जो मुफ्त बांटने की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पे इसके बहुत खिलाफ हूं कि सारी पार्टियों को इसके खिलाफ होना चाहिए कि यदि हम देश को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, लोगों को मजबूत करना चाहते हैं, तो मुफ्तखोरी से तो ऊपर करना पड़ेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक पार्टी यदि 1000 रुपए की घोषणा करती है तो दूसरी 1500 की कर देती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्गीय तबका है, जो टैक्स पेई है, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि किस तरह से सरकारी धनराशि को चुनावी उसके लिए लुटाया जा रहा है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां वही कर रही हैं। लेकिन आप इसमें जनता को बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं जय जी। ये जनता क्यों नहीं इतनी मैच्योर होती, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि राजनीतिक दल लुभावनी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन जैसा गाना वैसा बजाना, जनता को क्यों हम हर बार छोड़ देते हैं कि ये बड़े निर्दोष लोग हैं, बड़े भोले लोग हैं, इनको पसंद है, उनको भी तो, क्या हम अभी मैच्योरिटी की तरफ उस तरफ नहीं बढ़े? खैर ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि इसके लिए बड़ी गलती तो हमारी जनता की परिपक्वता की है, जो बहुत छोटे लाभ के लिए अपना सोचती है। मुझे लगता है कि यदि हम एक दीर्घकालीन यदि सोच लेकर के चले, तो ये छोटे लुभावनों से उसको ऊपर उठने की जरूरत है। चलिए, मैं एक छोटी टिप्पणी लूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी की, फिर प्रताप भानु शर्मा जी की तरफ चलूंगा। जय जी का जिस तरह से आपने सुना, वो इस बात से असहमत भी दर्शाते हैं। खैर, ये भी एक नज़रिया है जिस पर खूब डिबेट देश में होती है। आप किस तरह देखते हैं बेनिफिशियरी बेस्ड स्कीम्स, लोगों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं, और उसी के साथ जो कोर इश्यूज हैं बीजेपी के, उनके इर्द गिर्द चुनाव, और एक बड़ा ही एग्रेसिव स्टैंड आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब का, जिन्होंने मध्य प्रदेश को पूरी तरह कैंपेन मोड पर लाकर अब खड़ा कर दिया? देखिए, मैं तो बिल्कुल नागड़ा साहब को मैं प्रतिनिधि मान लेता हूं आम जनता की आवाज़ का जी,
और मजबूत और कद्दावर हस्ताक्षर हैं वो पत्रकारिता के और आवाज़ के इसके। तो मैं अब उनकी सीधी बात का सीधा जवाब शरद जी, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई कांग्रेस की बात नहीं। तो वेलफेयर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी बात तो नागड़ा साहब आपने कर ली, जिससे आप बहुत सहमत नहीं है, जो भी आपकी भावनाएं हैं। अब मैं आ जाता हूँ सर मिडिल क्लास को लेकर, आज के ही फैसले पे आ जाता हूँ। मैं बहुत कुछ गिना सकता हूँ लेकिन आज का ही महत्वपूर्ण फैसला है जो ओवरलुक हो जाएगा कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें मिक्सर, जूसर, वैक्यूम, गीज़र, फैन, कूलर और मोबाइल फ़ोन, ये मैंने केवल आइटम 8-10 में से केवल ये बताए हैं नागड़ा साहब, और ये सब मध्यम वर्गीय उपयोग करते हैं, जिसका जीएसटी 31.3 से घटाकर 18 और 12 कर दिया गया है जी। तो सर ये टैक्स रिलीफ है। ये क्यों है टैक्स रिलीफ? क्योंकि सर जब हमारा सबका टैक्स का पैसा वहाँ जाता है और वो क्वांटम आप देख रहे हैं, हर बार हम आंकड़े देते हैं इस क्वार्टर में बढ़ गया है, तो नागड़ा साहब थोड़ा सर मेरे को थोड़ा सा इरशाद करिएगा कि जब क्वांटम बढ़ता है तो ये आज ही हमने उसको रिलीज किया है, जिसको 31.3 से 18 किया है। मतलब आप समझ सकते हैं लगभग आधे के पास लेके आए, 40% करीब कम किया है। तो मुझे लगता है नागड़ा साहब ये मैंने आपको केवल टैक्स का बताया है, तो ऐसा ना कहा जाए अब गरीब आदमी तो टैक्स देता नहीं है नागड़ा साहब, वो तो वेलफेयर सेक्टर है, उसको तो साहब वेलफेयर ही चाहिए है, और आप कह सकते हैं कि वो एक अनप्रोडक्टिव इकोनॉमिकली या इकोनॉमी की भाषा में अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो ज़रूरी है उनको साथ लेकर चलना। और आपने देखा होगा चाहे मध्यम वर्ग को कोई भी हो, 200 करोड़ जब टीके कोविड के उपलब्ध हुए तो उसमें वर्ग नहीं देखा गया, नागरिक देखा गया। नागड़ा साहब इसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे इस बात को कि सरकार ने किया आगे आकर। फिर जो मैं बार बार बोलता हूँ नागड़ा साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिजली, सड़क, पानी, जिसमें बड़ा उपभोक्ता वर्ग सर हमारा जो है मध्यम वर्ग है, और आप मानकर चलिएगा इस वर्ग को पहले रिलीव किया गया कि भाई इसकी उपलब्धता तो हो जाए, इसके नाम पर टैक्स की वसूली तो साहब आप 70 साल से दे रहे हैं नागड़ा साहब। कभी ऐसा सुना आपने रोड टैक्स नहीं था, लेकिन रोडें नहीं थी, सड़कें नहीं थी, रोड टैक्स जरूर हमेशा रहा 3-4 जगह। तो आज ये विषय तक नहीं है नागड़ा साहब, तो इसको समझना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी चिंताओं को समझती है और एड्रेस करने का प्रयास कर रही है। अब वेलफेयर सेक्टर में भी बड़ा सेक्टर है, हम सर 80% से ऊपर प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी है मध्य प्रदेश में। अब इसको जैसा भी आप लेना चाहें इकोनॉमिकली इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो 70 लाख किसानों को 1000 रुपये महीना देने का काम कर रहे हैं, वहीं पर लाडली बहन को 1,33,000, और तीसरा केवल एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत इन्हीं परिवारों की 45 लाख बच्चियां रजिस्टर हैं। तो और इनमें से एक भी योजना नागड़ा साहब बाउंस नहीं हुई है, और ऐसा भी नहीं हुआ है कि इन योजनाओं की वजह से हमने सड़क के ठेकेदारों का पैसा रोक दिया हो, या कहीं पर तनख्वाहें रुक गई हों, या केंद्र के बराबर डीए नहीं दिया जा रहा हो। अभी आपने देखा होगा रोजगार सहायकों का 9,000 से 18,000 किया गया, या हम कहें डीए को केंद्र के बराबर किया गया। तो मैं बिल्कुल, आप तो मुझे सेक्टर बताते जाइए कि इसमें आप रिलीफ चाहते हैं, उसको करने का प्रयास सरकार कर रही है। लेकिन हाँ, सरकार के खजाने पर सर अंत्योदय का तो पहला अधिकार रहेगा, मुझे लगता है, क्योंकि उसकी चुनौतियां बहुत है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम नहीं चल सकते हैं, लेकिन हाँ आपको साथ लेके जरूर चलेंगे। प्रताप भानु जी आपका जवाब। मैं नागड़ा साहब की बात से सहमत हूँ कि जो भी वेलफेयर स्कीम्स हों वो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ऐसी शॉर्ट टर्म वाली, लुभावने वाली या घूस देने वाली महसूस हो ऐसी स्कीम देना, ये चुनावी लालच ही देना है, उन्हें उपकृत करने की योजनाएं होती हैं। आपकी तरफ भी इशारा किया है कि आप भी तो वही कर रहे हैं, कांग्रेस भी तो वही कर रही है। नहीं, जैसा देश वैसा भेष, यदि इन्होंने कर दिया है शुरू और उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम चुप रहें। शुरुआत किसने करी? कांग्रेस ने कभी भी इस तरह की शॉर्ट टर्म की योजनाएं या लालच देने वाली योजनाएं, मुफ्त में गेहूं देना, कि मुफ्त में चावल देना, मुफ्त में स्कूटी देना, मुफ्त में लैपटॉप देना, ये कभी नहीं करी थी। पर ये दक्षिण भारत से जब शुरुआत हुई तो अब वो हम सभी राज्य सरकारों का, उत्तर भारत में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की, जब इनकी असफलताएं सामने दिखती हैं, लॉन्ग टर्म कोई योजनाएं नहीं दे पाते हैं, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाते हैं, या भ्रष्टाचार में और महंगाई का जवाब देने के लिए अब ये लालच देने वाली है, ललचाने वाली बातें, इसलिए टैक्स पेयर को तकलीफ है। ये बात सही है। और यदि वेलफेयर स्कीम हम लॉन्ग टर्म में देते हैं, प्रोडक्टिव रूप में देते हैं, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।
वो परिवार के हित में भी होती है और देश हित में भी होती है। हमारे विद्वान साथी वाजपेयी जी ने कहा, हितेश जी ने, कि जीएसटी घटा के 31-32% की तो कोई स्लैब थी ही नहीं, 18% की स्लैब थी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे। मुझे समझ में नहीं आता 31% की स्लैब ये कहां से ले आए, कौन सी कैलकुलेशन में ले आए हैं। मैं देखूंगा, समझूंगा, क्योंकि 18% की स्लैब थी और 18% फाइनेंस मिनिस्ट्री का लगातार का बयान है। एक बात सुन लीजिए मेहरबानी करके। नहीं मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री का बयान है, तो नहीं ऐसा मत बोलिए ये कि इस कैलकुलेशन से बिल्कुल सहमत नहीं है, गलत प्रेजेंटेशन है। देखेंगे क्या है, आप सरकार थोड़ी ना चला रहे हैं, हम चला रहे हैं। नहीं चला रहे हैं, हमने चलाई है सरकार, इसलिए इस बात को जानते हैं कि कहां जग रही है। नहीं, पर हमें ये तो बताइए, जीएसटी तो हमारे ही प्रावधान था और एक यूनिफॉर्म जीएसटी हम लाना चाहते थे, तो धन्यवाद दीजिए, 8% पे, 12% पे, और वो सब ड्राफ्ट तैयार हुआ और आपने चुरा लिया। और जब उसमें 36% तक जीएसटी में आप गए, 30% तक हमने विरोध किया। 18% इतना बड़ा टैक्स जनता के ऊपर नहीं लगना चाहिए। और आपकी हर अच्छी चीज चुरा लेती है बीजेपी। ऐसे ही चुरा लेते हैं। कांग्रेस गैस सिलेंडर 500 रुपए की स्कीम इन्होंने चुरा ली, 1000 रुपए हमने वहां पर लाडली बहना इन्होंने शुरू कर दी। कहां पर? जो हमने हिमाचल में दी थी, जो हमने योजना नहीं दी सर, हिमाचल में नहीं दी आपने, 1 रुपया नहीं दिया। हमने मध्य प्रदेश में 1500 रुपया लाडली बहना के जवाब में नारी सम्मान योजना, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, 200 रुपए यूनिट मुफ्त में देंगे बिजली के, और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हमने भी वेलफेयर स्कीम का बिल्कुल सामने, जब एजेंडा सामने है, मैनिफेस्टो हमें वो देख के ही तो हमें अपना रखना पड़ेगा। अभी और देखेंगे, यदि इनके मैनिफेस्टो में कुछ और चीज आती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं 18 साल में, 19 साल में, तो अब हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। जनता का विश्वास आज कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के नेतृत्व के साथ है, भाजपा का प्रदेश का नेतृत्व धाराशाही हो गया, इसलिए नड्डा जी आ रहे हैं, इसीलिए गृह मंत्री आ रहे हैं आपके अमित शाह, इसलिए प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 बार आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 96 रुपए लीटर पेट्रोल हमारे मध्य प्रदेश में 110 रुपए लीटर है। 96 रुपए, उन्हें जानकारी नहीं है। अरे नड्डा जी, अरे सुनो, नड्डा जी ने क्या कहा है ये सुन लो। अरे नड्डा जी की बात, आज की बात सुन लो, आप तो सुनो तो जरा, कान खोल के सुनो, दोनों कान खोल के सुनो। नड्डा जी ने कहा कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी ने ये लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी थी कि नहीं कर दी थी? इतना बड़ा झूठ हमने कभी नहीं देखा। आपने उसके सारे प्रीमियम देना बंद कर दिए थे। अरे झूठ बोल रहा है यार, हमने इसका स्वागत किया है, हमेशा इसका स्वागत किया है। नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़ा नेता, जब राष्ट्रीय नेता झूठ बोल सकता है तो आप तो बोल ही सकते हो, आप तो उसी को सपोर्ट करोगे, आप तो उसी को सपोर्ट करो। हम सपोर्ट नहीं करेंगे, झूठ को एक्सपोज करेंगे। कारगिल की बात आज आप भी इलेक्शन मोड पे हैं प्रताप भानु जी। अरे नहीं, गजब इलेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसी फायरी जनसभा, क्या अरे लूट ली मजलिस आपने तो जैसे। नहीं, हमने तो नड्डा जी को सुन लिया, आपने सुनाया हमें, तो हम तो देख रहे हैं। इन सब बातों पर सत्यता के आधार पर बात करना चाहिए, डिबेट में अच्छी बातें करना चाहिए। झूठ बोलो, जोर से बोलो, 100 बार बोलो, ये अब नहीं चलेगा। अब आपका समय गया। धन्यवाद, थैंक यू। जय जी, आपने सुनी बात, और मैं प्रताप भानु जी की इस बात पे तो बहुत मेरा ध्यान आकर्षण हुआ कि ताबड़तोड़ जवाब देंगे बीजेपी का। अगर घोषणाएं वो करती है तो उसका जबरदस्त जवाब हमारे पास भी मौजूद है। इतना तो तय मानिए कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक आकाश चुनाव के पहले ऐसी बहुत सारी बेनिफिशियरी बेस्ड योजनाओं से भरा हुआ नज़र आएगा, और दोनों ही पार्टियों का जो अच्छा है, मैं ये कहूँगा ज़रूर कि आप कहीं समाज को प्रेरित करें। जैसे मैं फिर भी ये चीज़ कहूँगा कि आधी आबादी के लिए ये जो लाडली बहना योजना है, ये एक बेहतर योजना है, क्योंकि मैं जेंडर बायस नहीं हूँ, लेकिन पुरुषों की तुलना में महिलाएं पैसे का बेहतर उपयोग करती हैं, और अगर उनकी किटी में पैसे पहुँचते हैं तो आप जो योजनाएं बेनिफिशियरी बेस तैयार करते हैं उसमें इसका ध्यान तो ज़रूर रखें कि उससे समाज की कर्मशीलता बढ़े। भले ही हम मानते हैं 80% आबादी को आज भी ज़रूरत है, मध्यम वर्गीय परिश्रम करेगा, उसको इस तरह का बैकग्राउंड मिला है कि वो अपनी योग्यता को और बढ़ाकर और मैदान में कूदता है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिला है, तो उसको तो देना पड़ेगा आपको। ये एक डिबेटेबल इशू हो सकता है। लेकिन और आप देखते हैं जिस तरह प्रधानमंत्री जी का इलेक्शन मोड हमने मध्य प्रदेश में देखा,
महाजुटान पर प्रहार किया, और आज नड्डा जी का जो अंदाज देखा, तो अब इलेक्शन मोड बीजेपी का फुल फ्लेज्ड मध्य प्रदेश में। शरद जी, पहले तो मैं कहूंगा कि आपका जो कार्यक्रम है मुद्दा, इसका नाम कन्फेशन बॉक्स रख लीजिए। मेरे को अच्छा लगा कि आज हितेश जी हो या हमारे प्रताप भानु जी हैं, ये बड़ा सच्चाई के साथ, साफगोई के साथ उस बात को स्वीकार कर रहे थे, और जिस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सका, उन्होंने प्रताप भानु जी ने कह दिया कि हम घूस दे रहे हैं, ये स्वीकार किया। मैं देखिए, सरकारें वेलफेयर के लिए ही होती हैं, जनता के वेलफेयर के लिए होती हैं। बात मेरी ये है कि हम जो व्यक्तिगत हित के बजाय सार्वजनिक हित की बात करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोजगार की बात करें, हम 1500 रुपए देने के बजाय 15,000 रुपए वो महीना कमा सके, वो उतना सक्षम बनाने की बात करें। मैं ये जो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। और निश्चित रूप से सरकारें, जैसे गांधी जी ने कहा था कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति की बात करनी चाहिए, मैं इस बात के इनकार नहीं करता कि सरकारों का काम ही है कि सब पूरे समाज के हर तबके को साथ लेकर के चलने की बात, तो मैं इससे इनकार नहीं करता, और सरकार वेलफेयर के लिए है। लेकिन जब व्यक्तिगत तौर पे आप पैसा देते हैं, तो इसको मैं घूस की तरह ही मानता हूं। चाहे वो स्कूटी दें, चाहे लैपटॉप दें, चाहे टीवी दें, या कहीं भी कुछ दें, ये आप व्यक्तिगत रूप से मोबिलाइज कर रहे हैं। आप, इसके पहले हम चुनाव सीमित होते थे, शराब की बोतलें रात को बढ़ती थी, हमको उस पर आपत्ति थी। अब हम उससे ज्यादा बड़ी चीजें, और वो भी सरकारी खजाने से दे रहे हैं। तो मुझे लगता है, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर, हमारे पास एक दीर्घकालीन योजनाएं हैं, और दूसरा श्रम को कहीं ना कहीं स्थापित करना। इन सारी योजनाओं ने कहीं ना कहीं पूरी प्रोडक्टिविटी पर इस तरह असर किया है कि खेतों में किसान को काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, फैक्ट्रियों में मजदूर नहीं मिल रहे, क्योंकि ये मुफ्तखोरी का जो स्वभाव आ गया है, इससे हमारी कहीं ना कहीं उत्पादकता और हमारी कर्मशीलता प्रभावित हुई है। मुझे लगता है मेरी आपत्ति इस बात को लेकर, हर व्यक्ति को संपन्न सक्षम होना चाहिए, उसके भी सपने पूरे होने चाहिए, उनको एजुकेशन। सुन लेते हैं नागरिक साहब, आपने जो बात कही, मैं आपका 100% समर्थन करता हूं, इसमें कोई दो मत नहीं, एज एन इकोनॉमिस्ट, और आपने कोई भी गलत बात नहीं कही है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में, इसीलिए आपने एक योजना सुनी होगी जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, देखिए 20 वर्ष के अनुभव से बहुत कुछ निकाल लाते हैं, तो या तो आपने ही कान में फूका होगा उनके, तो उन्होंने सीखो और कमाओ लाएं। तो अब केवल पैसा वाली बात नहीं, कमाओ नहीं 8,000 रुपये, सीखो और कमाओ। तो नागड़ा साहब, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। दे विल बी ट्रेन्ड फॉर अ सर्टन स्किल जॉब, जिसके भी ट्रेनिंग लेंगे ITI में, और उसमें जाकर केंद्रों पे हमारे, और उसको सीखने के साथ साथ स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा सपोर्ट राशि, उसके बाद वो अपना रोजगार करेगा। तो इस प्रकार की योजनाएं, ये टर्निंग पॉइंट्स होंगी, लेकिन इसके रिजल्ट्स आने में नागड़ा साहब समय लगेगा। मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमने ट्रेजरी को एक तरफ नहीं किया है। मैं बार बार कह रहा हूं, हमने बिजली, सड़क, पानी और बाकी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। नल जल योजना हो गई, बाकी जो योजनाएं हैं, आपके शहर की हम बात कर लें, तो हमने कभी ये कोशिश नहीं करी कि शहरों का या मध्यम वर्ग का या जो अवसरों की उपलब्धता है उसको कम कर करें। जो कर्नाटक में आपने देखा होगा, अभी ओवरड्राफ्ट में चली गई है सरकारें। तो बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ में यदि हम तीनों वर्गों को लेकर साथ चलें, तो मुझे लगता है यही समाधान है, और सरकार इन्हीं पर काम कर सकती है। प्रताप भानु जी, कंक्लूडिंग आपका कमेंट जी। नहीं, इस तरह की जो योजनाएं लुभावने वाली चुनावी वर्ष में आती हैं, इन पर रोक लगना चाहिए। और ये सत्तारूढ़ दल की प्राथमिक आवश्यकता होती है कि अपने काम के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर वोट मांगे, और मेरिट के आधार पर वोट में जाएं। ललचाने की या अपनी बूस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाडली बहनाएं ने कभी 19-20 सालों में याद नहीं आई, 6 महीने पहले याद आई। अभी आप खातों में उनके पैसे पहुंचा रहे हैं, वो भी टर्म्स कंडीशन शर्तें लागू होंगी इसके बाद में। नहीं, हमें तो नहीं आई। इसमें हमने दूसरे, हम शॉर्ट टर्म पे चलते ही नहीं है। हमने जितनी योजनाएं दी है उनका तो आप कुछ दे ही नहीं सकते। शिवराज जी ने 1000 का तो 1500 तो आपने किया था ना सर। 10% भी नहीं दे सकते। जो जीवन स्तर उठाने के लिए गरीबी के खिलाफ, तो तत्काल 1500 आप कमलनाथ जी ने किया। हम तो आपके बीच में नहीं बोले, फिर टपके आप, हम क्या बताएं आपके लिए। सुनने का मादा रखो जरा आप तो इसके लिए। जब हम ये कह रहे हैं निकालना है चुनाव, आज आपको जरूरत क्यों बढ़ गई लाडली बहना की? आपको 1000 से 1500 क्यों करना पड़ा? नहीं, क्योंकि आपने 1000 रुपया घूस देना शुरू कर दिया। तो आपने 1500 दे दिया। हमने घूस नहीं दिया। अच्छा, आपने घूस नहीं दिया, मैनिफेस्टो में रखा है। हम घूस दे रहे हैं, आप 1500 क्या दे रहे हैं पारिश्रमिक? हमने कसम खाई है कि हम देंगे। हमने घूस नहीं दी है। हमने तो दे दिया खातों में। आपने तो केवल कसम खाई है, हमने तो दे दिया। रिश्वत दे रहे हो। नहीं, गलत है ये महाराज, हमने तो दे दिया, आप तो कसम ही खा रहे हो खाली। भ्रष्टाचार,
झूठ बोलना, बेरोजगारी, और जहां तक शरद आप जी, ये तो कह रहे भाषण हो थे- गया अब भानु जी जी, काम- मैंने आज काम कहा आज वो करो, बहुत मूड में है कमाओ प्रताप और भानु काम जी। करो। मैं बताऊं चलिए इसके लिए चलिए मैं क्या चलिए करूंगा? प्रताप भानु जी, अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बताइए ना, मैं आप बहुत इंडिया धन्यवाद फर्स्ट करता का हूं क्या आपका, हुआ? धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी, धन्यवाद ये सब जय बातें नागड़ा जो जी। करते हैं आप- निश्चित तौर पर चुनाव अब जिस मोड पर चला गया है वहां से पीछे आने वाला नहीं है। घोषणाओं का ये लोक लुभावन क्रम आगे जारी रहेगा और हम फिर कहेंगे कि कर्मशीलता समाज की प्रभावित न हो, आप ऐसी योजनाएं लेकर आइए और ऐसी योजनाओं के साथ समाज के उस तबके का आर्थिक दायरा भी बढ़ाइए, लेकिन उसकी निष्क्रियता ना बढ़े, इसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि एक समाज कर्मशीलता की तरफ बढ़ता है तो वो निरंतर आगे जाता है, और चुनाव जीतने का इतना दबाव राजनीतिक दल जो अपने ऊपर लेते हैं वो भी एक बड़ी चुनौती है। और जनता को भी ये बहुत सावधानी पूर्वक देखना चाहिए कि वो इस लोक लुभावन घोषणाओं के बीच में ये भी देखे कि उसकी अपनी आइडियल पार्टी कौन सी है जो देश को आगे की तरफ ले जा रही है, जिसके लीडर्स में दम है, जो उनके हित चिंतन के मुद्दों से जुड़े हुए हैं और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर समाज के सभी वर्गों के विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। ये रैशनैलिटी मतदाता में बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, बिलासपुर की बिसात। नमस्कार।